चलिए, कल हम लोग कहाँ तक बात किए थे? उद्यान। कौन सा पीरियड बात कर रहे हैं अभी हम लोग? महाजनपद पीरियड। अब आइए, इसमें एक बात बताया गया था कि महाजनपद पीरियड में बताया गया था हसीन। याद है आप लोगों को? हसीन इतना ही बन के आपका मतलब महाजनपद पीरियड में इतना ही वंश राजा बनता है। ह फोर क्या कहेंगे? हरियक वंश। सी फोर शिशुनाग, और ये नंद वंश हो गया। अब इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अगर इसका हम बात बउआ इधर सुनो, इसका राजा कौन कौन है? बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन। और देखिए, इसका नाम पहले समझिए, कहीं कहीं उदयन मिलता है, कहीं कहीं उदयन मिलता है। कुछ ऐसे भी पुस्तक हैं जो इसका नाम उदयभद्र लिखता है। समझ गए? तीनों में से कोई भी नाम आता है तो उसका सेंस क्या होगा? उदयन। और इसका अंतिम शासक कौन है बउआ? नागदशक। देख के मत बात कीजिए, थोड़ा सा थिंक कीजिए केवल। अब देखिए, नहीं लग रहा है कौन है बउआ? इधर सुनो। अब आइए, ये नागदशक, नाग से नाग, नाग से नाग, मतलब अगला कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग। इसका अंतिम राजा कौन होगा? क्या है कि आपको ज्यादा फोकस यही किया जाएगा कि इस वंश का अंतिम राजा कौन है, प्रतापी राजा कौन है और संस्थापक कौन है। समझ गए? तो अगर इसका अंतिम राजा की हम बात करें तो नागदशक। अगर भूल भी गए तो शिशुनाग के आधार पर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। हो गया ना? अब कहा गया कि शिशुनाग का संस्थापक कौन है? शिशुनाग का कौन है? शिशुनाग। उसके बाद वो हुआ, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद तुम लोग को पहले भी बताया, उस बात का था नहीं पता। उसके बाद बोलिए नंदीवर्धन। नंदीवर्धन हो गया। अब देखिए, नंदी से नंद, नंदी से नंद, इस वंश का संस्थापक कौन है बउआ? नंद वंश का संस्थापक कौन होगा? तो महापद्मानंद। महापद्मानंद हो गया। और इसका अगला राजा कौन होगा? धनानंद। धनानंद हो गया। धनानंद की हत्या कौन करता है? किसी को याद है? पता है? चंद्रगुप्त मौर्य में नहीं देखे हैं धनानंद की हत्या इसी ने करना है? चलिए, इसको हत्या कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां से मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगा। यही हमारा कार्यक्रम है मौर्य तक पहुंचने का। कौन कौन वंश, कौन कौन राजा, तो इसमें हम लोग यहां तक बात कर चुके हैं ना। उद्यन भी देख लिए थे, हो गया ना। इसके बाद एक पॉइंट लिखाया गया था कि नागदशक इस वंश का अंतिम शासक है, नहीं लिखाया गया है? ये लिखा हुआ है, ये कोई खास बातें नहीं है, केवल बस यही खास है कि इस वंश का ये अंतिम शासक है। हो गया। अब आइए, इसके बाद हम बात करेंगे आज, इधर सुनिए, इसका अगला राजा कौन बनेगा? शिशुनाग। यहाँ से हम लोग कहानी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस समय ये सब जो राजा है कौन कौन बेल्ट पे कभी फैला हुआ बउआ? बोलिए। मगध, एमपी भी गया है क्या? अंग, भागलपुर वाला बेल्ट, और बज्जी, और काशी से इनकम इसको आ रहा है। इतना बेल्ट में ये वंश शासन कर रहा है। हो गया। तो बउआ उन इलाज के लिए ना भेजे थे, वो तो सहायता मांगी थे। कौन राजा है वो? राजा चंद नहीं, प्रसन्नजीत यहाँ है बउआ, कौशल के। राजा चंद प्रदोत हो गए। उनको पीलिया रोग हो गया था और उनका इलाज करने कौन गया था बउआ? जीवक। अब सवाल कभी कभी ये उठता है कि जीवक किसका राजकीय वैद्य है, किसके दरबार के वैद्य हैं? तो किसके दरबार के होंगे? अजातशत्रु के दरबार का। समझ गए? चलिए, एक और वैद्य मिलेंगे जिनका नाम क्या आएगा? चरक। हो गया। इसमें लगभग 3 ही वैद्य का नाम ही आता है। अब आइए, आप बात कर लेते हैं हम यहाँ इसी शिशुनाग वंश का। तो कहा गया कि
जीवक, अच्छा हाँ चलिए। अब आइए, अरे एक ही लगभग एक ही वंश में ना आ रहा, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से आज से शिशुनाग वंश का। ये कहाँ तक राज्य को बनाया, कहाँ तक क्या किया। तो कहा गया कि इस वंश का जो अंतिम शासक है नागदशक की हत्या करके कौन सा वंश का स्थापना किया गया, शिशुनाग वंश का। अब शिशुनाग के बारे में हम लोग कहानी सुनेंगे। शिशुनाग क्या करते हैं कि यहाँ आप देखे होंगे अवंती, याद है किस बेल्ट में, मध्य प्रदेश में। अवंती के राजा कौन थे उस समय। अब पहले पहले एक मिनट कहा जा रहा था कि अवंती के बेल्ट पर यह कब्जा कर लेता है, कौन, शिशुनाग। ये अपनी सीमा का विस्तार, यहाँ अवंती देख लीजिए और ये कौशल देख लीजिए, ये सभी को लपेट कर अपने सीमा का विस्तार करता है। अब कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि जिस समय ये अवंती महाजनपद पर कब्जा किया, उस समय वहां का राजा कौन थे। पिलिया वाला बउआ यहाँ हुए, उसके बाद इतना राजा बना, तब तक राजा चंद्रप्रभु तो जिंदा रहेंगे। तो उस समय यहाँ का राजा कौन है, अवंती वर्धन। कौन है, अवंती वर्धन। हो गया, अवंती वर्धन यहाँ के शासक हैं और उनको हराकर मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं अवंती, उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है और इसका कोई विशेष योगदान नहीं रहता है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लगाइए, शिशुनाग वंश। हेडिंग लगाइए, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होगा बउआ, शिशुनाग। शिशुनाग हेडिंग लगा दिए। सबसे पहले बात लिख दिए संस्थापक। संस्थापक लिख दिए शिशुनाग। चलिए अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट पे लिखिए शिशुनाग किस क्षेत्र पर विजय किया हुआ, अवंती और कौशल। लिखिए शिशुनाग ने अवंती एवं कौशल को जीतकर मगध के साम्राज्य में मिलाया, ये शामिल किया। मगध के साम्राज्य में मिलाया, यह शामिल किया। हो गया। अब देखिए क्या इसका अभी इस समय का राजधानी कहाँ हुआ, इसका कहाँ, मगध का राजधानी अभी कहाँ है। जब इतना बड़ा क्षेत्र हो गया तो पाटलिपुत्र कौन लाया था, उदयन। कौन लाया था, उदयन, इस वंश का ना, हर्यक वंश का। अब कहा गया कि इसका साम्राज्य लगभग इतना बड़ा हो गया है, ये क्या किया कि देखा इधर राजगीर जो है वो किलाबंदी है। राजगीर आप देख रहे होंगे तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो देखा कि इधर तो हम सेफ ही हैं, इधर से कोई समस्या नहीं है। अब बात रहा गंगा पार तक इसका बेल्ट चला गया है। अब सोचा कि क्यों ना हम अपने राजधानी को पाटलिपुत्र से उठाकर वैशाली लेकर चले जाएं। ये क्या किया कि पाटलिपुत्र को स्थानांतरित करके कहाँ लेके चला गया, गंगा पार मतलब वैशाली लेकर चला गया। लेकिन एक अगला राजा जिसका आएगा कालाशोक, ये सोचेगा कि अगर हम गंगा पार रहते हैं तो हो सकता है कि दुश्मन अगर हम पर हमला करेगा तो भागेंगे कहाँ, समझ गए ना। तो सोचा कि क्यों ना अपनी राजधानी को पुनः फिर हम उठाकर पाटलिपुत्र लेकर चले जाएं कि अगर दुश्मन आएगा भी तो हम देखेंगे कि गंगा में हुआ दुश्मन आ रहा तो हम लोग कोई स्टेप ले लेंगे। लेकिन इसलिए क्या, अगला पॉइंट इसमें केवल यही जोड़ दीजिए, देखो बुआ, शिशुनाग ने राजधानी को
शिशुनाग ने राजधानी को कहां ले गया बुआ? वैशाली। राजधानी को ले गया वैशाली, हो गया ना। चलिए अब कोई विशेष बातें नहीं है। अब यहां से केवल कलम रखिए और ध्यान से सुनिए। देखिए आप लोग को एक मुख्य पॉइंट बनता है, राजधानी की बात अगर होगा तो पहले राजधानी मगध का कहां हुआ? राजगिरी। राजगिरी राजधानी किसने बनाया? किसने बनाया? तो बिंबिसार ने बनाया। फिर कहा गया कि इसकी राजधानी पटना चला गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कौन ले गया बुआ? उज्जैन। पाटलिपुत्र कौन ले गया? उज्जैन। अब पाटलिपुत्र के बाद जो हम देख रहे हैं वैशाली, वैशाली कौन ले गया? शिशुनाग। और वैशाली से पुनः पटना कौन लाएगा? कालाशोक। ये इसकी राजधानी की स्थिति है। अब पटना आ जाने के बाद ये काफी लंबा समय तक चलेगा, समझ गए। अब यहाँ के बाद एक के बाद यहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, वैल्यू मतलब दो राजधानी बना लिया जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा। ये बात आप समझ में आ गया, राजधानी वाली बात। अब कहा गया कि इसके अगला राजा जो है वह कालाशोक। इसका नाम क्या है? कालाशोक। इसको क्या कहा जाता है? काकवर्ण। काकवर्ण, काकवर्ण मतलब समझते हैं? मतलब ये कालाशोक, काला मतलब ये इतना काला था कौवे के समान। यहाँ देखिए लिखा हुआ काक और वर्ण। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग, मतलब कौवे के रंग का था। समझ गए ना? अब समझ रहे हो कितना गोरा रहा होगा। चलिए अब यहां से कहानी को केवल ध्यान से सुनिए। ये जो कालाशोक देख रहे हैं, इस वंश का ये अगला राजा बना। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। अब ये कितना स्मार्ट है आप तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन इसकी पत्नी जो थी ना काफी स्मार्ट थी, मतलब काफी सुंदर महिला थी, ब्यूटीफुल, गुड। अब होता क्या है कि इस व्यक्ति को जो इधर देखिए, ये जो देख रहे हैं ये महापद्मानंद है। ये नाई का काम करते हैं, ठीक है, ये नाई का काम करते हैं। यही पद्मानंद बाल हजामत करने के लिए कालाशोक के जाते थे। नाई मतलब नाव होता है, गधा। चलिए आई बात समझ में। करा कि बाल हजामत करने के बहाने ये लोग वहां जाता था, मतलब इसके दरबार में नाई का काम कौन करता था? महापद्मानंद। अब महापद्मानंद काफी लंबा और काफी संस्कारी था, लेकिन काम तो नाई का ही कर रहा था। होता क्या है कि इसकी सुंदरता देखकर इसकी पत्नी से इसको प्रेम हो जाता है। अब यहाँ बात को समझिए क्या होता है कि ऐसी स्थिति में महापद्मानंद और इसकी पत्नी दोनों मिलकर इसको पार घाट लगा देता है। बात को समझिए कैसे। ये इतना जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ तक सब क्षत्रिय राजा है। राजा कौन बनेगा? तो क्षत्रिय बनेगा, इसके सिवा कोई नहीं बनेगा, ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना वैश्य। लेकिन ये जो महापद्मानंद देख रहे हैं ये शूद्र जाति का है, मतलब ये क्षत्रिय नहीं है। अब कहा जाता है कि महापद्मानंद कालाशोक कर पार घाट लगाने के बाद यहाँ के बाद उसके बेटे को राजा बनाता है। आई बात समझ में? क्यों? अगर चाहता तो महापद्मानंद राजा नहीं बन सकता था? नहीं बन सकता। हाँ देखिए क्या है, ये वो जनता है। अगर कि कोई व्यक्ति अगर राजा की हत्या करके और अपना राज्य स्थापित करेगा तो जनता विद्रोह कर देगी, समझ गए। तो वो क्या किया कि कालाशोक को पार घाट लगाकर इसके छोटे बेटे मतलब नाबालिग संतान को राजा घोषित कर दिया, ताकि लोग को लगे कि नहीं ये नहीं मारा है, समझ गए ना। अब क्या किया कि इसके बेटे को, छोटे बेटे को राजा घोषित करके उसका संरक्षक बना रहता था। संरक्षक मतलब समझते हैं? मतलब एक नाम का राजा वो है, सारा काम धाम सब महापद्मानंद कर रहा है संरक्षक के रूप में, समझ गए। संरक्षक समझ में आया बउआ? संरक्षक का मतलब था किसी व्यक्ति को मुखौटा की तरह बना दीजिए, उसका साजिश मनमोहन की सरकार थी। हाँ ऐसा हर जगह होता है कि केवल नाम के प्रधानमंत्री हैं, कंट्रोल सोनिया कर रही थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ हो रहा कि इसका बेटा नाम का केवल राजा है, सारा काम धाम महापद्मानंद कर रहा था। अब देखिए महापद्मानंद क्या कर रहा था कि जब बेटा बड़ा उसका हो जाए, लगे कि अभी राजा अपना स्टेप लेने लगेगा, उसका भी पार घाट लगा दे रहा, फिर उसके अगले बेटे का राजा बना दे रहा।
इस प्रकार लगभग कहा जाता है कि कालाशोक और नंदीवर्धन के बीच में 10 राजाओं का जिक्र मिलता है। मतलब 10 राजाओं को पार घाट लगा दिया ये। उसके बाद 11वां राजा के रूप में ये नंदीवर्धन है कि किसका बेटा होगा, यही कालाशोक का ही है। अंतिम में देखा, अब लोग धीरे धीरे समझ गया कि इसका जो कालाशोक का बेटा ये केवल नाम का राजा, सारा काम तो यही करता है। धीरे धीरे जनता में ये बातें फैल गया, देखने भी लगा। तो अंतिम में क्या किया कि नंदीवर्धन को पार घाट लगा के नंद वंश का स्थापना कर दिया, क्योंकि जनता को पता चल चुका था, जनता धीरे धीरे इसका आदी हो गया था। अब महापद्मानंद नंद वंश की स्थापना करता है। अब समझ, अगर पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन है तो कौन होगा बउआ? महापद्मानंद किसका हत्या करके नंद वंश का स्थापना किया? नंदीवर्धन को। अब कहा गया कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन है? नंदीवर्धन। उसका संस्थापक कौन है? अब यहां तक आप लोग कहानी को समझ गए। अब कहा गया कि महापद्मानंद के बारे में आइए कुछ बातें जाने। परशुराम का नाम सुने हैं? परशुराम बोले थे कि हम पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिए। अब कोई पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं है, यही ये द्वितीय परशुराम है। ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर, पूरे भारत में हम पूरे क्षत्रिय को नाश कर दिए हैं। अब कोई भी क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि ये गैर क्षत्रिय राजा है। कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता, द्वितीय परशुराम कौन है? द्वितीय परशुराम कौन होंगे? महापद्मानंद। क्यों कहा गया बउआ? क्योंकि इसका भी ये एक उपाधि लेता है, सर्व क्षत्रिय छत्रांक ना होगा बउआ, सर्व क्षत्रिय छत्रांक, मतलब सभी क्षत्रियों को नाशक कर दीजिए। इसमें नाशक, सब क्षत्रियों को नाश करने वाला ये उपाधि धारण किया। क्यों? क्योंकि ये एक गैर क्षत्रिय राजा है। आई बात समझ में? उसके बाद कहा जाता है कि इसका कोई विशेष भूमिका नहीं रहा। ये क्या करता है कि यहाँ देख रहे हैं कौन सा बेल्ट आएगा बउआ? चेदी। चेदी कहाँ है? हाँ, मध्य प्रदेश में चेदी। यहाँ कौन सा आएगा? नहीं, और भी राजा नीचे की हम बात कर रहे हैं, ये तो यहाँ देख रहे हैं ना। नहीं, चलिए हम हिंट कर देते हैं। यहाँ का राजा खारवेल था, कलिंग। अब आप लोग थोड़ा सा याद करके चलिए। कलिंग का राजा खारवेल है। वो अपने हाथी गुम्फा विलेख में कहता है कि महापद्मानंद के द्वारा ले गए जीन को, मूर्ति को हमने किसके बउआ, किसके साथ, किसके समय में लाया था वापस? शनि मित्र के शासन में हमने हमला करके वापस लाया। यही क्या करता है महापद्मानंद कि यहाँ हमला करता है। कौन बेल्ट बउआ? कलिंग पर हमला करता है और जीन की मूर्ति को उठाकर लेकर पाटलिपुत्र चला जाता है। समझ गए? अभी तो लेख को तो आ गया यहाँ। जब हम राजा खारवेल को पढ़ेंगे तो बताएगा कि इसके द्वारा ले गया हुआ मूर्ति हमने वापस ले आया। आई बात समझ में? अगला जब पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको बउआ? शनिमित्र। शनिमित्र किसको कहा गया है? अग्निमित्र को। समझ गए? अग्निमित्र के शासन में राजा खारवेल हमला करेगा और इसके द्वारा लाया हुआ जीन की मूर्ति को वो वापस लाएगा। आई बात समझ में? तो खैर चलिए, ये कहा जा रहा है कि इस बेल्ट पर भी यह कब्जा किया। किस बेल्ट पर? कलिंग पर यह कब्जा करके, और यही नहीं, ये अपने सीमा को धीरे धीरे विस्तार करके व्यास नदी के किनारे तक अपने सीमा का विस्तार कर लेता है। आई बात समझ में? किस नदी के पास? व्यास नदी। अब देखिए यहाँ कहानी को थोड़ा सा टर्न करेगा। इस बेल्ट का जो राजा है वह कौन है? पोरस। इस बेल्ट का जो राजा है पोरस है। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो अभी जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट है अभी कोई नहीं मिलाया है। एक अगला शासक आएगा जो मिलाएगा। कौन बउआ? अशोक। अशोक देखेंगे कि इस समय धीरे धीरे ये निकल जाता है कलिंग, और ये दो बेल्ट बचा हुआ रहता है। चंद्रगुप्त भी इसको नहीं जीत पाता है। चंद्रगुप्त जबकि एराकोसिया, जबरसिया, परपस मदई यहाँ तक जीत लेता है, लेकिन फिर भी ई बेल्ट और ये बेल्ट और थोड़ा सा दक्षिण इतना छोड़ के ही पूरा साम्राज्य बनाता है। हो गया। तो हमको मुख्य रूप से पहले यही जानना है कि इस समय ये अपने सीमा का विस्तार कहां तक कर लिया? कहां तक? व्यास नदी तक। कौन किया?
महापद्मानंद। इसका अगला शासक के रूप में आता है ध्यानानंद, बस। और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अब यहाँ के बाद एक नया स्टेप आता है कि ध्यानानंद के समय में विदेशी आक्रमण आरंभ होता है। विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण कौन करता है बउआ? सिकंदर। सिकंदर के पहले भी कोई है क्या? सिकंदर कब भारत में इन करता है? आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य देखे हैं? कहा गया कि धनानंद के समय क्या सिकंदर भारत आया था? नहीं आया था, भारत पर आक्रमण किया था। खैर चलिए, पहले इसका आइए दोनों बातें हम लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ लाके कहानी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगला कौन सा राजा का नाम लिखेंगे? कालाशोक। शिशुनाग वाला केवल राजधानी लिख दीजिए, वो परिवर्तित किया जो लिख दिया है राजधानी। हाँ, तो इसमें कालाशोक में सबसे पहले लिख दीजिए कि अपने राजधानी को कहाँ लाया बउआ? पाटलिपुत्र। कालाशोक राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र। पॉलीब्रोथा लाया नहीं? पॉलीब्रोथा याद है किसी को? क्या पॉलीब्रोथा? अभी नहीं पढ़ेगा, मॉडर्न में पढ़ेगा जाके। पढ़ा ना पॉलीब्रोथा? कथा लिख दिए। अगला पॉइंट लिख दीजिए, कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं सर। सभा। संगीति का मतलब सभा होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था बुआ? द्वितीय वैशाली कर दीजिए ब्रैकेट, अच्छा रहेगा। हो गया। अगला एक पॉइंट और लिख दीजिए, इसका अंतिम शासक कौन है बुआ? इसका अंतिम राजा कौन है? लिख दीजिए, नंदीवर्धन। लिखे बुआ। अगला नंद वंश लगा के हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए। हो गया बुआ? चलिए अब केवल आराम से सुनिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये कौन सा बेल्ट है बुआ? किस एरिया का बेल्ट है ये? जम्मू कश्मीर का बेल्ट है। ये कौन सा बेल्ट है? मध्य एशिया, जिसको क्या कहेंगे? ईरान। मध्य एशिया का मतलब क्या कहेंगे? ईरान। और ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये है यूनान। यूनान के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, तो यूनान को क्या कहा गया है?
यूरोप का पलना कहा गया है। यूरोप का पालन समझते हैं, पलना, यही यूरोप का पलना है जिस पर पूरे यूरोप झूलता है। कहने का सेंस है कि जितना भी गणितज्ञ देख रहे हैं या इतिहासकार देख रहे हैं, ज्यादा आपको बुक में पढ़ेंगे यूनानी है, समझिए, वही यूनानी है। हो गया। अब आइए सबसे पहले हम बात करें ईरान का। तो ईरान में एक वंश का नाम चलता है, बबुआ इधर सुनो, केवल यहाँ सुनिए, ये जो ईरान वाला बेल्ट देख रहे हैं, यहाँ एक वंश का नाम चलता है जिसका नाम है ईरान का, इसका नाम क्या है, हकमनी साम्राज्य। हकमनी साम्राज्य, समझ गए बबुआ। यहाँ एक वंश चलता है, एक कौन सा वंश है, हकमनी साम्राज्य, और इसका एक राजा है साइरस, समझ गए। साइरस एक तारा भी है। कितना दूर है बुआ पृथ्वी से? बड़ी दूर, मतलब 1000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होगा, छोड़ दीजिए, कितना किलोमीटर गोली मारिए, हमको ये बता दीजिए कि इसका यूनिट क्या होगा। पृथ्वी से साइरस के बीच की जो डिस्टेंस होगा, उसको डिस्टेंस हम किस यूनिट में मापेंगे? पार्सेक। लाइट ईयर, लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है? लाइट ईयर किसे कहते हैं? अरे बोलो रे गधा, लाइट और ईयर। लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश, और ईयर मतलब क्या होता है, साल। मतलब प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, समझे। किसी को समझ में आया कि कितना किलोमीटर का जिक्र हुआ? अच्छा खैर चलिए, वो सब फिजिक्स का सेशन है, फिजिक्स ही देखा जाएगा। अब ये कहा गया कि ये जो साइरस देख रहे हैं, यह किसके समय इस एरिया तक वह अपना कब्जा करता है। ये एरिया कहे तो पाकिस्तान छोड़ दीजिए। आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ एक पामीर का पठार है, बुआ इधर सुनो, पामीर का पठार का नाम सुने हैं, जिसको संसार की छत कहते हैं। और यहाँ से दो पर्वत, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इस चीज को, यहाँ से दो पर्वत श्रेणी निकलती है, चीन के तरफ जाती है और एक अफगानिस्तान के बेल्ट में ऐसे आता है, ठीक है। अब कहा गया, क्या इसका जिक्र हम कभी आप लोग के साथ पहले किए हैं? कब? आज, मतलब इस लेसन पढ़ाने में नहीं, किस में, एक वैदिक काल में, उत्तर वैदिक में, कि डेमो क्लास में? हाँ, तो वही ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो अफगानिस्तान के बेल्ट में निकलता है, ये कौन है, कुनलुन श्रेणी। कुनलुन सिर्फ पर्वत श्रेणी है जो चीन की तरफ आती है। तो ये जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, इसमें एक दर्रा का जिक्र मिला था, जिस दर्रा से आर्य लोग भारत आए थे। ये कथन किसने कहा? मैक्स मूलर, समझ गए। तो ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो देख रहे हैं, यहां तक के ये क्या हुआ कि साइरस आक्रमण करके जीत लिया, यहां से वह अंदर भारत नहीं आया। हो गया ना। तो कहा गया कि अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान अगर भारत का बेल्ट रहा उस समय, तो भारत पहले शासन के रूप में, मतलब पहले आक्रमण के रूप में कौन नाम आएगा? साइरस। ये कभी कभी पूछा जाता है कौन सा पीरियड में किया है, कौन सा पीरियड में? तो ये लगभग बिंबिसार के समय में किया है। बिंबिसार का कहने का सेंस हो गया लगभग 550 ईस्वी पूर्व। छोड़ दीजिए कॉपी उपी, बाद में उसका काम कीजिएगा, पहले भरपेट देखिए। हो गया ना। तो आप, हाँ बुआ, हाँ, अगर कह देगा कि ये सिकंदर तो बाद का चीज नहीं बुआ, सिकंदर से पहले भी तो है। ये क्या बोलते हैं इसका, कौन प्रथम? एक व्यक्ति है दारा प्रथम, दारा प्रथम है जो ही पूरे सिंध बड़ा बेल्ट पर कब्जा किया हुआ है। वो तो बाद में, इसके बाद सिकंदर आता है यहाँ, समझ गए। इसको क्या कहा जाता है? 415, मतलब 415 ईस्वी में दारा प्रथम इस बेल्ट में कब्जा करके रखता है। सिकंदर आता है 3 दूनी 6, 326 ईस्वी में यहाँ इन करता है, समझ गए। तो इसलिए क्वेश्चन की स्थितियां को समझिए और क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, शक की निगाह से पढ़िए, निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। आई बात समझ में।
तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहा गया कि इस ईरान वैली बेल्ट तक के कौन शासक कौन आक्रमण किया हुआ? साइरस। लगभग कौन सा समय में? 550 ईस्वी पूर्व हो गया। इसके बाद एक देखा जाता है दारा प्रथम। दारा प्रथम भी यहीं का लोग है, समझ गए। उसके बाद ये क्या करता है कि इन लोग को हराते हुए पंजाब के सिंध बेल्ट तक ये कब्जा कर लेता है। कौन? जिसका नाम क्या हुआ? दारा प्रथम। अगर उसका पूछा जाए कि वह लगभग कब आया था, तो 415 में हो गया, 415 ईस्वी पूर्व। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत कम बनने की संभावना होती है साइरस का, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत बनता है। दारा प्रथम भारत पर कब आक्रमण किया? क्योंकि पंजाब सिंध वाला बेल्ट तक ये कब्जा करके रखता है, हो गया ना। तो कहे, अब आइए थोड़ा सा एक बात और जानते हैं। ये ईरान तो आप देख लिए, अब कहा गया इसका हम बात कर ले, यूनान का। अब आप लोग को पॉलिटी पढ़ाए थे तो याद है सिकंदर महान का कहानी, नथिंग इज पॉसिबल इन वर्ल्ड। उसका गुरु कौन है? सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु। उसका जिक्र यहाँ मिलेगा। अब कहा जा रहा कि ये सिकंदर महान की अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसका आक्रमण जो है, पहले इसका पिता का नाम बताइए बुआ। सिकंदर का पिता का नाम क्या है? क्या नाम है? फिलिप। समझ गए? इसका पिता का नाम क्या है? फिलिप। बात को समझिए थोड़ा सा। कहा जा रहा कि फिलिप एक प्रतापी राजा था ना। अरस्तु ऐसा व्यक्ति इसके बेटे को ट्यूटर के रूप में काम किया करता था। अरस्तु एक महान क्या है बुआ? अर्थशास्त्री है। उसके बाद भी यह किसको पढ़ाते हैं? सिकंदर महान को। क्या अगर बात रखा गया, फिलिप के द्वारा अरस्तु को कहा गया कि अगर आप इस राज्य में रहना चाहते हैं तो आप मेरे बेटे को ट्यूशन के रूप में पढ़ाइए, आपका जन्म स्थल को हम स्वर्ग बना देंगे। मतलब जिस बेल्ट में आप जन्म लिए हैं उसको हम स्वर्ग बना देंगे, अन्यथा आप यहां से छोड़कर जा सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ जनहित में भी काम हो रहा था। अगर जन्म स्थल को स्वर्ग बनाया जाएगा तो उस बेल्ट में रहने वाले व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा। इसलिए अरस्तु सिकंदर को पढ़ाने के रूप में काम करने लगे, हो गया। अब सिकंदर जब पढ़ लिख कर सभी विद्याएं प्राप्त कर लिया, तब इसके मन में विचार आया कि हम विश्व जीतेंगे। तो वही अरस्तु को ही कहना था कि पहले पूरब जीतो, उसके बाद देखा जाएगा। समझ गए? वह पूरब जीतने के उद्देश्य से यूनान जो देख रहे हैं, यहां से वह जीतना शुरू किया और सारे बेल्ट को जीतते हुए इस बेल्ट तक आ गया। मतलब यहां तक वो अपने साम्राज्य को जीत चुका। कौन? सिकंदर। सिकंदर का एक डेट जो है ना, इसका अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस डेट को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। 326 ईस्वी पूर्व यह भारत पर हमला किया। अब यहाँ जो बताए थे, यहाँ कौन सा शासक है वो? पोरस। यहाँ कौन सा राजा है? पोरस। अब कहा गया कि यहाँ देखिए इसका जीत का कॉन्सेप्ट क्या था। ये जब सिकंदर किसी राज्य पर आक्रमण करता था या आक्रमण करने वाला होता था, तो राजा को दो ऑप्शन दिया जाता था कि हम आपके बेल्ट पर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, अगर लड़ना है तो लड़ लीजिए और नहीं तो स्वागत कीजिए। स्वागत करने का सेंस है कि आप पहले ही हार मंजूर कर लीजिए, है ना, तो हम आपको ऐसे ही राजा छोड़ देंगे, आप राजा बने रहिए, हमको केवल टैक्स दीजिएगा। और नहीं, अगर लड़ना है तो लड़ लीजिए, फिर हम हड़प लेंगे, फिर आपको भगा देंगे। समझ गए? यही दो कॉन्सेप्ट के आधार पर चल रहा था। अधिकांशतः राजा वही समर्पित कर दे रहा था। लेकिन यह एक छोटा सा राजा है, पोरस, छोटी सा बेल्ट का राजा है। इस समय धनानंद का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ? ब्यास नदी, बताए थे ना, ब्यास नदी तक। ब्यास नदी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है। अब कह रहा है कि जब सिकंदर इस पर आक्रमण किया तो घमासान युद्ध हुआ, क्योंकि राजा पोरस हार नहीं मानने वाला था। अब कहा गया कि घमासान युद्ध होने पर राजा पोरस क्या किया कि सिकंदर के घोड़े को ही मार गिराया। सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बुकाफेरा। समझ गए? बुकाफेरा ये सिकंदर का प्रिय घोड़ा था और पोरस क्या किया, इस घोड़े को ही मार गिराया। लेकिन मार गिराने से क्या होगा, सेना, इसके पास तो बहुत सारा सेना था। अंतिम में पोरस को बंदी बना लिया, मतलब पोरस हार गया। बंदी बना लिया, तब सिकंदर बोला कि चलिए अब उसको पेश कीजिए भाई मेरे सामने। पेश किया गया सिकंदर के सामने।
तो इससे पूछा जाता पोरस से कि बोलिए आपके साथ अब क्या किया जाए, तुम तो मेरा प्रिय घोड़े को ही मार दिया था। तो पोरस क्या कहता, सिकंदर को लग रहा था कि अभी बंदी बन गया है तो सब राजाओं की तरह यह क्या डरेगा, कांपेगा, माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पोरस बोला कि वही आप कीजिए जो अन्य राजाओं के साथ किया जाता है, क्योंकि हम भी यहाँ के राजा ही हैं। अब इस बात को सुनकर सिकंदर काफी प्रभावित हो गया कि इतना के बाद भी ये डरने को तैयार नहीं है, समझ गए। तब फिर क्या बोला सिकंदर कि ठीक है, आपका राज्य हम छोड़ देते हैं, आप अपना टैक्स देते रहिए, और एक काम जरूर कीजिए कि जो मेरा घोड़ा को आप मारे हैं उसको अमर कर दीजिए। अमर करने का सेंस हो गया कि बुका फेरा घोड़े के नाम पर एक शहर का स्थापना कर दीजिए, कि जिंदगी में कोई भी लोग इस शहर का नाम ले तो जाने कि ये सिकंदर का घोड़ा होता था। इसलिए इस बेल्ट में एक शहर का स्थापना हुआ जिसका नाम है बुका फेरा, समझ गए। अब आइए यहाँ के बाद देख रहे हैं अगला आक्रमण कहाँ होगा बुआ, अगला आक्रमण कहाँ होगा, यहां तक तो आ चुका है। अब यहाँ ब्यास नदी के किनारे वो लोग बैठकर आगे की तैयारी कर रहा कि अब मगध पर आक्रमण। तो लोग आक्रमण करने के पूर्व क्या करता था कि लोगों को पूछता था कि कैसा राजा का तैयारी है, कितना शक्ति है, कितना सेना है, कितना क्या है, सारे बात के जायजा ले लेता था, उसके बाद उस पर हमला करता था। तो हो सकता है कि ये जो ब्यास नदी देख रहे हैं उसका उस साइड ही वो लोग रह के पता लगा रहा था। तो कोई व्यक्ति से पूछा कि भाई इस बेल्ट में कौन राजा है, कितना सेना है, कि कैसा शक्ति है, तो आदमी उसको बता रहा था कि आप यहाँ आक्रमण करने आए हैं, आप लोग कितना आदमी से हैं। तो बोला कि हम लोग लगभग 40,000 सैनिक हम लोग के पास है, बस 50,000 तो इसके पास हाथी है। अब 40,000 सैनिक लेकर आ रहे हैं। अब देखा कि एक छोटा राजा जो है वो तो सिकंदर को पानी पिला दिया। आई कह रहा कि इसके यहाँ तो 50,000 हाथी है। अब उस समय हाथी जो होता था युद्ध निर्णायक होता था, जिसके पास हाथी ज्यादा होता था उस वक्त काफी शक्तिशाली राजा होता था, समझ गए ना। अब उसका सैनिक तो पूरा भाप के गम गया कि अब हमको लगता है कि पार नहीं लगेगा। कल होकर सिकंदर रेडी होके कहता है आक्रमण, तो सेना विद्रोह कर दिया कि हुजूर मार दीजिए लेकिन आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि देख चुका था मतलब भारतीय की शक्ति कैसा होता वो पोरस दिखा दिया था। उसके बाद देख रहा है कि इसका इतना बड़ा बेल्ट है, ये काफी क्रूर शासक है और इसके पास इतना हाथी है, तो पैदल सैनिक कितना हुआ इसका क्या कोई लिमिट है। इसलिए सिकंदर का सेना ब्यास नदी से वापस लौट जाती है। आई बात समझ में। ब्यास नदी से जब वापस लौटती है तो कहा गया कि वापस लौटने के क्रम में 3-2-3 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में हुआ। कितने ईस्वी में वो वापस लौटता है? 323 ईस्वी में वो वापस लौटता है। कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि सिकंदर कितने साल का था? 32 साल का था। आई बात समझ में। जिस समय उसका मृत्यु हुआ उस समय उसका आयु 32 वर्ष था। अब 32 वर्ष की अवस्था में ही वो मर गया। कभी कभी ये भी पूछा जाता कि मरने का क्या कारण रहा होगा। नहीं, विष नहीं दिया, ये तो हम लोग सीरियल में देखते हैं। ऐसे जो भी सीरियल में दिखाया गया कि विष देकर उसको मारता है लड़का। अब कहा गया कि इसको आंत कैंसर हो गया था, समझ गए। आंत कैंसर हो गया था। आजकल के समय में जब आंत कैंसर होता है तो आप देख ही रहे हैं कि कितना इलाज इसका हो पाता है। अभी तो 326 ईस्वी पूर्व की बात है। क्या उस समय कोई उपाय था? हालांकि सिकंदर बहुत सारे वैद्य की सहायता लिया लेकिन वैद्य इसको बचा नहीं पाया। कहा गया कि 3-2-3 में इसकी मृत्यु होती है। कहाँ? बेबीलोन में। लेकिन इसको अनुमान हो गया था कि अब हमको कोई बचा नहीं पाएगा, इसलिए सारे सीमाओं जो बेल्ट देख रहे हैं इस सारे बेल्ट को अलग अलग संरक्षक घोषित कर चुका था। इस बेल्ट का एक संरक्षक है, इसका मेन सेनापति। कोई मेन सेनापति का नाम बता सकता है? बोलिए। सेनापति इसका कौन है बुआ? सेलुकस निकेटर।
ये आगे जाके कौन बना, क्या बनेगा बउआ? चंद्रगुप्त का ससुर बनेगा। चलिए ये हो गया। अब कहा गया कि इस बेल्ट में सेल्यूकस निकेटर को हेड बनाकर छोड़ दिया। अब अगर आगे हम बोलेंगे कि बउआ इधर हमला करेगा तो किसके साथ युद्ध लड़ेगा? सेल्यूकस निकेटर के साथ। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आइए थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि आंत कैंसर हो जाने के बाद 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाता है। कुछ कुछ बातें सिकंदर से जुड़ा हुआ है जो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर की जब मृत्यु होने वाली थी तो बोल कुछ इंस्ट्रक्शन अपने सेनापति को दिया था और अपने राज्य को भी अलग अलग सेनापतियों में बांट दिया था। तो कहा जाता है कि सिकंदर की जब मृत्यु हो रही थी तो उसमें बोला था 2-3 बात कि जब हम मरेंगे तो मरने के बाद ताबूत से मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना। समझ गए? ताबूत मतलब जिसमें लाश रखा जाता है, समझ गए? ताबूत से दोनों मेरे हाथ को बाहर निकाल देना। क्यों? तो सेनापति पूछा भाई ऐसा क्यों महाराज? तो बोला कि दुनिया देखे कि इतना बड़ा सिकंदर जो विश्व विजेता रहा जाते समय कुछ नहीं ले गया। समझ गए? और एक इंस्ट्रक्शन तो हो गया कि ताबूत से हाथ बाहर निकालना। दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि जब हमारी ताबूत चलेगा, समझ गए, तो उस समय जितने भी अच्छे अच्छे वैद्य हैं सभी वैद्य को आगे आगे चलना होगा। ढोल नगाड़ों के क्या बोले? हाँ, क्यों? क्योंकि दुनिया देखे कि जब ऊपर वाला बुला लेता है तो नीचे वाला कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा वैद्य कुल ऐसे ही जा रहा है। तीसरा बात बोला कि जब हमारी मृत्यु होगी, जब हमारे ताबूत चलेंगे तो जाते समय आप क्या करेंगे? सोने चांदी लुटाएंगे। समझ गए? जो कॉन्सेप्ट, क्या आज ये कॉन्सेप्ट है? आज भी हम लोगों में ऐसे होते हैं तो सिक्का जो वगैरह सब लुटाते हैं ना। इससे क्या साबित होता है कि जाते समय कोई साथ नहीं जाता, सब धन दौलत बेकार है, जिसको लूटना है लूट लो, यही ना है। जाते समय तो यही ना होता, सब लुटाते जा रहा है, मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं। यही 3 बात कहने के उपरांत इसकी मृत्यु हो जाती है। हो गया। और सारे चीज का मतलब समझ में आया कि कौन बात क्यों कह रहा है। सब बात पूछ लियो। उसका सेनापति पूछा कि आप जो कह रहे हैं ताबूत से हाथ निकालने के लिए, इसका क्या मतलब है? तो क्या बता रहा था इसके बदले में वो? कि ताकि दुनिया देखे कि इतना बड़ा सिकंदर जो विश्व विजेता रहा वो खाली हाथ जा रहा, लेकर कुछ नहीं जा रहा। दूसरी बात है क्या बताया बुआ? वैद्य को रखना, ताकि दुनिया देखे कि जब ऊपर वाला बुलाता है तो नीचे वाला रोक नहीं पाता। तीसरी बात है क्या बोला? हाँ, कि सब बेकार है, धन दौलत सब बेकार है, जाते समय कुछ भी नहीं जाता है। हो गया। इतनी बात हम आइए यहाँ तक तो लगभग देख लिए। किसका गधा? यहाँ इतना बढ़िया से बता रहे हैं सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की बेटी से ही कौन शादी करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। हो गया यहाँ तक। आइए पहले इसको थोड़ा सा पेन डाउन कर लेते हैं, उसके बाद महापद्मानंद, ये ना बउआ नंदवंश, हाँ नंदवंश का संस्थापक लिख दीजिए महापद्मानंद। महापद्मानंद लिख दिए। अब अगला पॉइंट लिख दीजिए कि इन्होंने सर्व छत्रांक नाशक का उपाधि धारण किया। उपाधि धारण किया क्योंकि बउआ ये उपाधि क्यों धारण कर रहा? क्योंकि वो खुद गैर क्षेत्रीय शासक है। क्योंकि वह गैर क्षेत्रीय शासक था।
गैर क्षत्रिय शासक था। हो गया। कभी कभी सुनने को ये भी मिलता है कि ये एक उपाधि और धारण किया था जिसका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन, समझिए, उग्रसेन। उग्रसेन का मतलब होता क्या है? उग्रसेन किसको कहते हैं? हाँ, उग्रसेन का मतलब होता है भारी भरकम सेना के स्वामी, समझ गए? इसलिए लिख दीजिए कि यह इन्होंने उग्रसेन का उपाधि धारण किया। इन्होंने उग्रसेन का उपाधि धारण किया। हो गया। अगला पॉइंट बना के लिखिए, महापद्मानंद कौन कौन क्षेत्र को जीता हुआ? यहां देखिए थोड़ा सा, कौन कौन क्षेत्र, यहां तक इसका साम्राज्य आ गया है, कौन कौन क्षेत्र निपट लिया होगा? लगभग जितना भी मगध, सॉरी, महाजनपद देख रहे हैं सब निपटा गया होगा। पंचाल, कौशल, कुरु, नहीं, ये अवंती, ये सारे बेल्ट। तो लिख दीजिए महापद्मानंद ने पांचाल, कुरु। अब हमको बताइए सूरसेन किसको कहा गया है? मथुरा के, मथुरा वाला क्या? सूरसेन महाजनपद है जिसकी राजधानी कहाँ है? मथुरा। यहाँ के कौन है वो? मथुरा के रिलेटेड कृष्ण जी। चलिए, द्वारकाधीश हैं। चलिए लिखिए, सूरसेन लिख दिए, कुरु लिख दिए, पंचाल लिख दिए, पंचाल लिख दिए, सूरसेन। और खारवेल कहाँ का राजा? कलिंग भी लिख दीजिए। कलिंग की राजधानी कहाँ है वो? कलिंग की राजधानी कहाँ है? कलिंग की राजधानी भुवनेश्वर। कलिंग की राजधानी कहाँ है? कोई आइडिया लगाइए। कहाँ है? तोसली। लिख दीजिए, क्या लिखे? कलिंग के सभी क्षेत्रों को मगध साम्राज्य में शामिल किया या मिलाया। धनानंद से भी एक दो बात लिख दीजिए। अगला पॉइंट धनानंद बना दीजिए। धनानंद का पहला बात क्या लिखेंगे बउआ? नंद वंश का पहला शासक या अंतिम शासक? अंतिम शासक। धनानंद गुलाब लिख दीजिए। मौर्य पहला पॉइंट लिखिए धनानंद बउआ, धनानंद। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? नंद वंश के अंतिम शासक। नंद वंश के अंतिम शासक। हो गया। एक पॉइंट और लिख दीजिए, सिकंदर वाला बात। धनानंद के समय ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। धनानंद के समय ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। भारत पर आक्रमण हो गया। अब एक मिनट रुक जाइए, आप लोग जरा बताइए कि धनानंद किस पीरियड में शासक बना हुआ था? किस समय? मतलब 300, 400, 500, 200, 250? कितना बोलो बउआ? अभी हम बता रहे हैं कि धनानंद किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? किसके समांतर चल रहा था वो?
सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब है? 326। यहाँ इस समय यहाँ का राजा कौन रहा होगा? ध्यानानंद कब राजा रहा होगा? 326। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? सोचिए, इस चीज को लिंक कीजिए, समझ गए? इतना अगर लिंक कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्या नोट करेंगे बउआ? अगला पॉइंट क्या करेंगे? सिकंदर डायरेक्ट लिख लेंगे। तो बोलिए क्या लिखेंगे? क्या इसने कर रहा है? हो गया। यहाँ कौन सा बेल्ट बताया? यहाँ कौन सा बेल्ट बताया गया था? कौन सा जगह? इराक। कौन है? ईरान। ये कौन सा बेल्ट है? यूनान। यहाँ एक साम्राज्य का नाम बताया गया था। कौन सा साम्राज्य है वो? कौन सा वंश चल रहा है यहाँ? अभी लिखे हैं अभी एक, अरे छोटी है, साइरस। बाबा किसको कहते हैं, पोता किसको कहते हैं, पता ही नहीं चलता है। यहाँ एक साम्राज्य है जिसका नाम है हकमनी साम्राज्य। हकमनी साम्राज्य, समझ गए? इस साम्राज्य का एक शासक कौन है बउआ? साइरस। समझ गए? इसका कौन है बउआ? साइरस। साइरस किस बेल्ट तक कब किया था? तो अफगानिस्तान जो देख रहे हैं, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के ठीक पश्चिम वाला बेल्ट, मतलब इस बेल्ट तक इसका कब्जा चल रहा है। समझ गए? अगला यहाँ का एक और आता है, कौन? दारा प्रथम। दारा प्रथम ये भारत पर कब आक्रमण करता है बउआ? दारा प्रथम 415 में, 415 में ना। कहा गया कि दूसरा शासक के रूप में दारा प्रथम, जो पंजाब के सिंध वाला बेल्ट में वो कब्जा कर रखता है। 415 में दूसरा शासक के रूप में हो गया ना। अब तीसरा कहा गया यूनान का, जो है यूनान के कौन है वो? सिकंदर। पिता का नाम क्या है? फिलिप। पिता का नाम क्या है? और उसका सेनापति का नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। समझ गए? और उनके गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। अब कहा गया कि सिकंदर 3 दूनी 6 में भारत पर आक्रमण करता है और सारे बेल्ट को जीतते हुए कहां तक पहुंचता है? यह मगध के जो देख रहे हैं ब्यास नदी। इस बेल्ट का राजा कौन है बउआ? पोरस। क्या पोरस को भी सिकंदर से युद्ध होता है? ये तो अभी हम बताए ही थे। ये हमको बताइए कि पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हो रहा था किस नदी के किनारे हुआ था? भाई रे गधा, ब्यास नदी तो मगध में टकराएगा ना। सिंधु नदी तो ऑलरेडी ऐसे करके क्रॉस कर गया है, सिंधु पर उसका कब्जा ही है। अब बोलिए, पोरस यहाँ है बुआ, तो यहाँ किसी नदी को सोचिए, यहाँ कौन सा नदी है? झेलम। समझ गए? कौन सा नदी बुआ? झेलम नदी। यहाँ वही नदी ना है, सिंधु का सहायक नदी में आता है ना झेलम, सबसे पहले झेलम ही आता है। तो कहा गया कि पोरस और सिकंदर का बीच जो देख रहे हैं किस नदी के किनारे हुआ बुआ? झेलम। और यहाँ जो देख रहे हैं कि उसकी सेना कहां से लौट गई थी वापस? ब्यास नदी के किनारे से। हो गया। अब आइए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। हेडिंग लगा लिए, भारत पर विदेशी आक्रमण। सबसे पहले एक छोटा हेडिंग लगा के लिखे, पहले कहाँ का आक्रमण है वो? ईरान का। तो लिख लीजिए ईरान का आक्रमण। ईरान का आक्रमण। लिख दिए ईरान का आक्रमण। पहला पॉइंट लिखिए, भारत पर सर्वप्रथम ईरान का विदेशी आक्रमण हुआ। ईरान पर विदेशी आक्रमण हुआ। अच्छा ठीक, हाँ ईरान के द्वारा, ये ईरान का विदेशी आक्रमण हुआ। हो गया।
अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, कौन साम्राज्य हुआ? अगला पॉइंट लिख दीजिए, ईरान के हखमनी साम्राज्य। हखमनी साम्राज्य, हखमनी हो गया। हखमनी साम्राज्य के साइरस के द्वारा, हखमनी साम्राज्य के साइरस के द्वारा किस पीरियड में हुआ? अरे हखमनी साम्राज्य साइरस आ रहा कब? 405 में तो वो ना रहेगा था दारा प्रथम। ये कब आएगा? 550 ईस्वी। अब सवाल एक मिनट, कभी कभी प्रश्न ये भी होगा कि जिस समय ये साइरस का हमला हुआ था उस समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार। धनानंद कहाँ रहेगा था? 326 की बात है, ये 550 में ही आक्रमण कर रहा है, ये 550 में आक्रमण कर रहा है और ये 326 में यहाँ धनानंद है, यही ना? तो लिख दीजिए 550 ईस्वी साइरस के द्वारा 550 ईस्वी में, हाँ सॉरी ईस्वी पूर्व में अफगानिस्तान का क्षेत्र विजय किया। हो गया। अभी तो पाकिस्तान और इंडिया वाला बेल्ट में नहीं घुस रहा, अफगानिस्तान का क्षेत्र विजय किया। भारत पर इसका आक्रमण सफल नहीं हुआ, असफल हुआ। भारत पर इसका आक्रमण असफल रहा। हो गया। अगला शासक कौन लिखेंगे बुआ? यूनान लिखे हैं। इसके अभी एक और है बुआ, यहाँ के एक और ना आक्रमण होता है, दारा प्रथम। लिख दीजिए, उसको डेरियस प्रथम भी कहते हैं, है ना? तो डेरियस लिख दीजिए, डेरियस प्रथम के द्वारा, ब्रैकेट में कर दीजिए उसको दारा प्रथम ताकि याद रहे। डेरियस प्रथम ब्रैकेट में दारा प्रथम, डेरियस प्रथम ब्रैकेट में दारा प्रथम के द्वारा पंजाब, सिंध या पाकिस्तान, ये लिख दिए ना, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र, पंजाब के सिंध क्षेत्र, अरे बाबा ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं ये अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सिंध बेल्ट ये हो गया ना। सिंध क्षेत्र तक विजय प्राप्त किया, उसका खत्म हो गया। अब आइए यूनान की हम बात कर लेते हैं। अगला हेडिंग लगा दीजिए छोटा सा, यूनान। ईरान वाला हो गया ना बुआ? यूनान। हो गया। यूनान के मैसेडोनिया, यूनान के मैसेडोनिया के राजा, मैसेडोनिया के राजा कौन है बुआ? फिलिप। लिख दीजिए, मैसेडोनिया के राजा फिलिप थे। हो गया, लिख दिया बुआ? फिलिप थे। उनका बेटा कौन होगा बुआ? सिकंदर। बेटा
सिकंदर बेटा सिकंदर जिनके द्वारा 3 दूनी 6 में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। हो गया। पहला आक्रमण किसके विरुद्ध करता हुआ? हाँ, तो लिख दीजिए पहला दूसरा करके। पहला आक्रमण पोरस के दो, पोरस करता है ना, पोरस के दो। दूसरा तो भागी आक्रमण दूसरा भी करता है ना। पहला आक्रमण क्या करता, किसके खिलाफ करता बउआ? पोरस। अब यहाँ थोड़ा सा सुनिए, कहा गया कि सिकंदर और पोरस के जो बीच का युद्ध होता किस नदी के किनारे हो रहा है? झेलम नदी के किनारे। इस युद्ध को क्या कहा गया? हाइडेस्पीच का युद्ध कहा गया है। समझ गए? हाइडेस्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? सिकंदर और पोरस के। हाइडेस्पीच किस नदी के किनारे हुआ है? किस समय में हुआ है? किसके किसके बीच हुआ है? गुड, तो लिख दीजिए। क्या लिखे? पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच कौन युद्ध हुआ? हाइडेस्पीच। हाइडेस्पीच। हाइडेस्पीच ज होता है, ज। हाइडेस्पीच। हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे। लिख दीजिए झेलम नदी के किनारे। दूसरा क्या किसके खिलाफ किया गया था? वो मगध के खिलाफ। नहीं, तो लिख दीजिए सिकंदर का, मगध वाला में लिख दीजिए सिकंदर का सेना। हाँ, सिकंदर का सेना सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर का सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने, ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। हो गया। अगला पॉइंट को लिख दीजिए सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु। ये लड़की बताओ कब हुआ है? मुझे कब हुआ है? 326। 3 दूना 6 में तो आया ही था। 3 दू 3 में वो लौट रहा है। लौटने में कहाँ मृत्यु हो रहा है? बेबीलोन में। मतलब कौन सा ईस्वी में? 323 ईसा पूर्व में। हो गया ना? तो लिख दीजिए सिकंदर। बता दीजिए सर, आपको बताइए। क्या उन्हें समझ नहीं पा रहा बुआ? नहीं, बात को समझिए। 2 मिनट पहले इस चीज को समझिए। ये आपका 0 है, ठीक है। यहाँ के बाद अगर हम बढ़ेंगे इस साइड, तो ये साइड जितना भी चलेगा ये ईस्वी में चलेगा, ठीक है। ये ईस्वी में चलेगा और इधर जो भी चलेगा ईस्वी पूर्व चलेगा। ईस्वी पूर्व चलेगा। अब यहाँ समझिए, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना, उसका वैल्यू कम होते जाएगा। माइनस में हम लोग यही ना देखते हैं कि जैसे जैसे आप 10 रुपया लिए तो ये नंबर भी छोटा है तो आप 10 रुपया माइनस में है। ये नंबर बढ़ेगा 100 रुपया हो जाएगा, तो अब ज्यादा ना आपको ड्यूज हो रहा है। तो वही चीजें कहा जा रहा है कि अगर हम ईसा पूर्व में रहेंगे तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वह घटते जाएगा। आई समझ में? अब यहाँ से अगर मान लिया जाए ईसा पूर्व के जितना, यहाँ आने के बाद आप कंटिन्यू चल सकते हैं। तो यहाँ अगर 326 पहले आएगा, फिर इधर
इधर जाएंगे तो 323, फिर 200, 150, 100, फिर यहाँ 0 पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 करके 2000 पर पहुंचेंगे। आई बात समझ में? और यहाँ हम लोग कहाँ से चलते आ रहे हैं बुआ? यहाँ इस पर 2750 से, 2750 से नीचे घसकेंगे तो ना 0 के पास पहुंचेंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ से फिर आगे चलेंगे, इसलिए जितना भी होगा सब ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग यहाँ तक 2 मिनट के लिए कॉपी बंद कर लीजिए। हो गया? कॉपी बंद कर दीजिए। क्या हुआ? हाँ 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 323 में। चलिए, बेबीलोन पड़ता है काबुल वाला बेल्ट में बुआ, अफगानिस्तान वाला। चलिए बुआ कॉपी बंद कर दीजिए। ये अच्छा एक बात बताइए, ये महाजनपद का कौन सा पीरियड हम पढ़ रहे हैं? कौन सा पहलू पढ़ रहे हैं? सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, किस जीवन की बात कर रहे हैं अभी? तीनों की बात। कहीं हम भगवान का नाम लाए हैं बउआ? कभी महिला को कोई बात की है? केवल राजा और राजा के क्षेत्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं, राजा के युद्ध के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ये केवल राजनीतिक पहलू में हो गया। ये राजनीतिक पहलू में एक बात और देखा जाता है कि इस समय प्रशासन की इकाई जो देख रहे हैं, प्रशासन का इकाई क्या है। और यहाँ आप लोग पढ़ते होंगे, इसी में ना पढ़ रहे थे, संस्था। राजा भी ना संस्था पढ़ते थे। कौन सा संस्था पहले से चल रहा था बुआ? उत्तर वैदिक काल में कौन सा सभा की बात हो रही थी? सभा और संस्था जो है वह सभा। बुआ इधर सुनो, केवल सभा और समिति। ऋग वैदिक काल में अगर जाएंगे तो केवल इसमें क्या ऐड हो जाएगा? विदत। महाजनपद में आएंगे, ये भी खल्लास और ये भी खल्लास, वो तो पहले से था ही। मतलब ये संस्था जो था ये खत्म हो गया। यहाँ के बाद क्या बनने लगा? परिषद। समझिए, यहाँ के बाद एक बोर्ड बनने लगा। आई बात समझ में बउआ? ये संस्था यहाँ आके खत्म हो जाती है। अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू को जानिए। यहाँ कहा जाता है कि महाजनपद पीरियड में पहली बार क्या कहते हैं उसको? रक्त पृथक नौकरशाही व्यवस्था, रक्त पृथक नौकरशाही यहाँ लागू होने लगा। ये समझते हैं? रक्त पृथक नौकरशाही। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके पहले जो भी राजा बन रहा था और राजा के जो भी अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी या मुख्य सलाहकार, वह राजा का रक्त संबंधी होता था। रक्त संबंधी मतलब अपने वंश के कुल के रखता था। लेकिन यहाँ आने के बाद पहली बार हुआ कि रक्त से पृथक। पृथक मतलब क्या होता है? पृथक मीन्स क्या होता है बउआ? अलग अलग। मतलब ये रक्त खत्म हो गया और इससे अलग वाला नौकरशाही, मतलब जितने भी अब इसका अधिकारी गण बनेगा, सब क्या बनेगा? रक्त संबंधी रहना कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ से अब कोई भी बन सकता है। क्या अभी रक्त संबंधी रक्त पृथककरण नौकरशाही अभी है या नहीं है? नहीं है, पृथक है, अलग है। चलिए चलिए वो बात हो गया। अब आइए पूरे बात को थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं बउआ फटाक से। लालू कौन बतिया? चिराग वो सब बहुत जल्दी चला आएगा। उस कहाँ नहीं जा सकता। चलिए आइए अब इसको हम थोड़ा सा फटाक से रिवीजन कर लेते हैं जितना आज हम पढ़े टोटल। तो इसलिए सबसे पहले कोई व्यक्ति है जो टोटल राजा का नाम बता सकते हैं? पहले तो 3 वंश क्लियर है बउआ? वंश कभी भूलेंगे नहीं सर। पहले हर्यक, शिशुनाग और केवल एक वर्ड याद रखिए, हसीन। और इस पर थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए तब बहुत कुछ सोच पाएंगे। अब कहा गया अगर हस हम देखें तो कौन वंश हुआ? हर्यक। हर्यक वंश का सभी राजाओं का नाम कौन बता सकते हैं? एक। और
2। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए इसका सभी राजाओं का नाम बोलो। छोटी तुम नहीं पता चल रहा? चलिए 1-2 राजा का भी नाम बताइए, इस वंश का राजा के नाम। ए लड़का, हाँ तो एक बार केवल कंटिन्यू लेके चलिए। पहला कौन है बउआ? बिंबिसार। बिंबिसार या बिंदुसार? और इसके बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु ना, अजातशत्रु। उसके बाद उदयभद्र, इसी को न कहा गया है। उसके बाद अंतिम शासक कौन? नागदशक। चलिए नाग से नाग, शिशु नाग हो गया, नाग से नाग। अब आइए इस वंश का जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? शिशुनाग। अब शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग स्वयं है। चलिए इसका अगला राजा कौन है बउआ? काला शोक। काला शोक। उसके बाद अब एक क्वेश्चन हम जरा, अच्छा चलिए आगे पूछ कर ले। अगला राजा कौन है बउआ? हाँ आज का अगला राजा ने अंतिम राजा। अंतिम राजा का अगर हम बात कर लें तो कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन। और नंदी से नंद, नंदी से नंद। अगला कौन वंश होगा? नंद वंश। नंद वंश का राजा कौन कौन होगा? महापद्मन नंद। उसके बाद अगला राजा धनानंद। अगला राजा धनानंद हो गया ना बउआ। इसका हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और नंदीवर्धन की हत्या कौन करता है? महापद्मानंद। नागदशक का हत्या कौन करता है? शिशुनाग। ये बताइए शिशुनाग नागदशक का सेनापति है, समझ गए? और मौका देख के चौका लगा लेता है, समझ गए? खैर आइए अब इस चीज को आप क्या कीजिए, कंटिन्यू बोलिए और जब भी आप लोग को मौका मिले तो मने मन सोच कर देखिए, समझ गए? अगर ये आप केवल याद रखते हैं हंसी, अगर इतना ही आप याद रखते हैं इससे लगभग आप उछल कूद कर सकते हैं। नहीं अब जैसे एक बात बता दे, पनीर चिल्ली बनाने आता है किसी को? पनीर चिल्ली बनाने आता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई ऐसा चीज जो बनाने नहीं आता हो? ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, एक आप लोग को बाइक उपलब्ध करवाते हैं। अगर बाइक आप लोग के सामने रखा हुआ रहेगा और बगल में एक प्लेन भी रखा हुआ रहेगा, किस पर तुम अपना हाथ पैर मारोगे? क्यों? प्लेन है, कहाँ हाथ पैर कहाँ मारिएगा? क्यों पता है? क्योंकि बाइक में आप कुछ कुछ जानते हैं इसलिए उछल कूद करने की प्रयास करेंगे, और सही अगर इसमें भी आप थोड़ा मना जानेंगे तो धीरे धीरे उछल कूद करना अच्छा लगेगा। यहाँ जाइएगा तो कोई पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए क्या कीजिए कि जब भी मौका मिलता है या छोड़ दीजिए ना, बस 7 दिन। ए लड़का, इस टैबलेट को बस इतना ले लीजिए, कहानी खत्म हो गया। 4 दूनी 3, एक एक बार 3 दिन, एक एक बार 3 दिन। आई बात समझ में? आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला ले लेना है 7वां दिन। एक चीज बताइए, जो आज हम लिखे हैं इसको पढ़ने में कितना देरी लगेगा? केवल आज वाला 5 मिनट, 40 से 45 मिनट उसको लगता है जो नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ये सब आधा कहानी तो हम पहले से ही जान रहे हैं ना। 5 मिनट में आप इसको चाहे तो रिविजन कर सकते हैं। अगर 7 दिन के बाद इसको 5 मिनट दे दीजिएगा तो ये आपको सदा के लिए ना हो जाएगा। देखो बउआ, तुम चाहोगे कि हम कभी नहीं भूले तो कभी नहीं भूलोगे। बोलिए, 10 में तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, तो यहाँ आके क्या हो गया? भूल गए सब? तो कोई भी चीज को कंटिन्यू लेके चलिएगा तब ना। ये भी कहता है कि बस तुम हमको नहीं भूलो, हम भी तुमको नहीं भूलेंगे।
समझ गया? हाँ, वफादारी निभाइएगा तब ना। आप भी इसके साथ वफादार रहिए, ये भी आपके साथ वफादार रहेगा। हो गया? चलिए चलिए, अब हमको ये केवल बताइए, बिंबिसार से 2-3 बात, ये लड़का बिंबिसार से 2-3 बात बताइए। पहला बात, ये संस्थापक रहा। तीनों पत्नी का नाम बताइए तो। अरे रुकिए ना बोलिए। हाँ, क्षेमा कहाँ की थी बउआ? किस कुल की थी? मधुर कुल की क्षेमा। और कौशल का कौशला देवी। और लिच्छवी राजकुमारी। हाँ, चलिए। अब वजीरा कौन थी? एक मिनट, वजीरा कौन थी? वजीरा कौन थी? किसकी बेटी? याद है ना बउआ? बिंबिसार का हत्या कर दिया अजातशत्रु, तो इसको काशी से दहेज मिलना, दहेज जो आ रहा था वो बंद हो गया। राजा प्रसेनजीत की बेटी थी वजीरा। हो गया। तो उसके बाद अगला राजा कौन आता हुआ? उदयभद्र या उद्यन या उदयन। इसकी विशेषता बताइए तो। पाटलिपुत्र स्थापना किया, वहां राजधानी बनाया। और सेना छावनी तो ये ने बनाया था हुआ, छावनी बनाया था ना, पाटलिग्राम का स्थापना हुआ। मतलब पाटलिग्राम का स्थापना अजातशत्रु ने किया। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने किया। और बोलिए, किसका? अंतिम शासक ही है। चलिए, नाग दशक उसका अंतिम शासक है। यहाँ के बाद शिशुनाग क्या किया बउआ? कौन कौन क्षेत्र को जीता? कौन क्षेत्र? एमपी वाला कौन क्षेत्र है? अवंती और चेदी, काशी, ये सभी बेल्ट को इसने जीता। उसके बाद अगला राजा कौन बना? काकबर। इससे केवल एक बात है, यहाँ ध्यान रखिए, ये अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति और ये कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति। कहाँ? वैशाली। अब कभी कभी देखिए, चिंतन वाला क्वेश्चन क्या है, किसी के धर्म के बारे में बताया गया है? धर्म के बारे में बताया गया नहीं। अब बताइए, अजातशत्रु किस धर्म को मानता होगा? क्यों? हाँ, बौद्ध संगीति करवा रहा है, मतलब वो बौद्ध धर्म को मानता होगा। अब हम हिंदू हैं, मुस्लिम धर्म के लिए कोई काम थोड़े करेंगे। अगर करेंगे तो काफी इंपोर्टेंट राजा कौन है? एक ऐसे राजा मिलेगा कि खुद अलग धर्म मानता है और दूसरे धर्म को भी बड़े बड़े मंदिर बनवा रहा है। गधा। बाबा पोतोला की कहानी याद है कि बाबा दान दिए तो हम दान देंगे। अशोक और अशोक का बेटा, पोता कौन था? अशोक का बेटा कौन है? हाँ, कुणाल के बेटा दशरथ हो ना। दशरथ कहेगा कि हम भी मगधाधीराज हैं, बाबा दान दिया था तो हम भी दान देंगे। बाबा दिए कहाँ दान? बड़ी पहाड़ी। कहाँ? बराबर की पहाड़ी में अजीबों संप्रदाय का दान दिए थे। तो पोता भी क्या करेगा? नागार्जुन पहाड़ी में बना कर देगा खैचोर। कल हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा बउआ? महाजनपद पीरियड का धार्मिक जीवन स्टार्ट होगा। धार्मिक जीवन एक दिन में निपटा ले। धार्मिक जीवन में कितना दिन लगेगा? धार्मिक जीवन में कम से कम लगेगा 5 क्लास। नहीं चाहो तो एक ही पीरियड में भी पार हो जाएगा। तो जैसा इच्छा है वैसा कीजिए। अरे कहीं ऐसा ना हो कि इतना रसे चले कि बस यहाँ से पहुंचे कहाँ? मौर्य में, तो यहाँ एक वैदिक नहीं। ऐसा भी तो समस्या है। देखिए,
भूख लगता है तो दोनों हाथों से नहीं खाया जाता बउआ। ऐसा पढ़ाइए सर कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, मेरा बस एक ही थिंकिंग है, अपना बेस मजबूत बनाइए बस। केवल ये नहीं कि बस हम बीए पास कर लिए हैं और बीए का कौन कौन सब्जेक्ट होता है ये भी ना पता। पहले अपने आप को तैयार तो करो बउआ। अगर आप अपने आप को तैयार करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से बिहार पुलिस के आगे भी कर सकता है। बीसीएस की तैयारी कर। तो इसके लिए ऐसे नहीं होता है, इसके लिए आपको अभी से ही इस पर समय देना होगा, समझ गए? बिना समय का कुछ नहीं होता है। और आपको क्या लगता है इससे ज्यादा डीप लेवल पीसीएस बढ़ता है क्या? पीसीएस का आप देख लीजिएगा कोई भी यूट्यूब पर क्लास देख के कि महाजनपद पीरियड कितना डीप लेवल से पढ़ा रहा है, पता चल जाएगा कि हम लोग कितना डीप लेवल से बात कर रहे हैं। इससे डीप लेवल अब एक ही को बचता है आपका यूपीएससी, समझ गए? और डीप लेवल क्या होगा, वो क्या करता है 2-3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन कर देता है, समझ गए? और डीप लेवल क्या लेके जाएगा, बिंबिसार के बाद और भी कोई राजा को ला देगा क्या? आई बात समझ में? अंतर इतना ही होता है कि पूछ देगा कि पोरस और सिकंदर के बीच जो झेलम नदी के किनारे 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था उस युद्ध को कहते हैं। फंस गया क्या? जितना तुम लोग जानता था उसके बारे में सारा बात क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे 326 ईस्वी पूर्व जो लड़ाई हुआ है वह निम्न से संबंधित है। नहीं, ऑप्शन देंगे तो तुम लोग पकड़ लेगा। क्या होगा बउआ, क्या होगा? वो या उस युद्ध को कहते हैं। नहीं, क्वेश्चन सुना, हाइडे स्पीच। कारण कि आप 326 भी बोलिए रहा, पोरस भी बोलिए रहा, सिकंदर भी बोलिए रहा, झेलम भी बोलिए रहा, तो बच क्या रहा? केवल हाइडे स्पीच बच रहा। समझ गए? अब केवल ऐसे पूछे कि हाइडे स्पीच युद्ध है, ये हाइडे स्पीच के युद्ध के संबंध में निम्न कथन सही है, बच्चा का पसीना चलना शुरू हो जाएगा। अब वहां घुसा देगा वो कौन? दारा प्रथम को। आई बात समझ में? खैर चलिए, टाइम बच रहा है नहीं?